उस समय अगर वो सारी चीजें हो गई होती ना तो कभी वो सारी चीजें नहीं देखता कि वहां से निकल के फिर यहां पर कैसे आना है। मैं ऐसा आंसू आंसू निकाल के ऐसा सिंपत्ति लेना नहीं चाहता हूं, बट बस इतना। हाय, मेरा नाम ऋतुराज है और आज मैं अपनी लाइफ की एक सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पता नहीं था कि कभी ये शेयर करूँगा नहीं करूँगा, लगा ही नहीं था, बट टुडे सोचा कि कर देते हैं भाई। कुछ थोड़ी मोड़ी ऐसी चीज़ें दिख गई आज कि सोचा कि आज बनानी चाहिए ये वीडियो। सही टाइम का तो वेट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि पता नहीं कब ग्रो हो चैनल, कब ना हो, कोई नहीं जानता। बट यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आज मेरी वो स्टोरी के बारे में, जिस स्टोरी के बारे में ना मेरे किसी फैमिली वालों को पता होगा, ना ही शायद किसी दोस्त को पता होगा, ना ही शायद किसी भी इंसान को पता होगा जो कि मेरे से क्लोज है। आज है वो स्टोरी, जो स्टोरी ने मेरे लाइफ को लाइक ऐसे करके फिर ऐसे किया है। और पूरी स्टोरी को अच्छे से सुनना। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू टेक समथिंग फ्रॉम माई स्टोरी, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न समथिंग, तो पूरे ध्यान से सुनना। आज मैं बताने वाला हूँ उस समय के बारे में जिस समय मैं क्लास 10th, 11th और 12th वाली फेज़ के बारे में बात करूँगा। उससे पहले अगर मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए, मेरे बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन दिया जाए, तो आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। लो भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और ज़िंदगी में जब से पैदा हुआ हूँ तब से लेके आज तक बस हार्ड वर्क ही देखा है। और मेरे लिए अगर मैं बोलूँ इंस्पिरेशन, तो मेरे लिए मेरा इंस्पिरेशन कोई फिल्म स्टार, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई यूट्यूबर, कोई एजुकेटर कभी से नहीं रहा है। मेरा मेन जो इंस्पिरेशन है वो मेरे पापा ही रहे हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है भाई, बिलोंगिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैं एक बहुत ही छोटे तो नहीं कहूँगा, पहले था बट अब नहीं, लेकिन मैं एक शहर से आता हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पटना, जो कि बिहार का एक शहर है। वहाँ पर हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता है। और यूट्यूब वगैरह तो शायद ही हमारे यहाँ कोई करता होगा, बहुत ही कम लोग करते होंगे जो कि ऑलरेडी ग्रोन अप है, या फिर लेकिन कोई भी इसमें करियर नहीं देख पाता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बस इतना कहता हूँ कि हम लोगों के पिताजी ऐसे हैं, यानी कि मेरे पिताजी ऐसे हैं कि भाई अगर ऐसा रहे ना कि एक नमक के पैकेट पे 2 रुपये कम में कहीं दूर पे वो नमक मिल रहा है, वो वहाँ चले जाएंगे 2 रुपये बचाने के लिए बस। तो बस इतना मुझे पता है कि हम लोगों के घर में, मतलब पैसे की बात करें तो पहले के टाइम में तो कुछ भी नहीं था भाई, और फिर भी मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया है और इतने अच्छे स्कूल से पढ़ाया है। और मतलब सच में कहूँ तो उन्होंने अपनी कोई भी शौक पूरी नहीं की है मेरी शौक पूरी करने के लिए। और अगर मैं उनके खिलाफ या फिर ऐसी चीज़ कर दूं जिससे कि उनको बुरा लगे, तो तुम समझ ही सकते हो कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। आज वही स्टोरी मैं बताने वाला हूँ। मेरे पिताजी कभी भी एक ऐसा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे जिसमें कि 75 से 80 हज़ार रुपये लग जाएं। मैं सच बता रहा हूँ, कभी नहीं कर सकते थे। बट मेरा लगा था उस समय 80% स्कॉलरशिप, और मुझे एक पटना के बहुत ही फेमस आईआईटी कोचिंग में एडमिशन कराया गया था। ठीक है, आईआईटी कोचिंग फेमस, तुम लोग समझ सकते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे नहीं चाहिए कि कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, बट फेमस और रद्दी दोनों एक समय पे ही है वो कोचिंग। ठीक है, बस इतना कह सकता हूँ। मेरे 10th में आए थे 95% मार्क्स, और किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह अगर बात की जाए, अगर 95% मार्क्स किसी के आ जाते हैं तो भाई पूरी दुनिया पागल हो जाती है और पूरे घर वालों को लगता है कि भाई ये बंदा तो अब इंजीनियर ही बनेगा। अब अगर आपके 95% मार्क्स आते हैं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बच जाता भाई, बस इंजीनियर ही आप बन सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑप्शन बचता होगा। आई डोंट थिंक इधर कोई और ऑप्शन होगा। बट फिर उसके बाद यही होता है, जाते हैं अपन। और क्लास 11th की कोचिंग काफ़ी सही रही, कुछ दिन करा, बट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इतना ज़्यादा अजीब लगने लगा वो 10th से 11th वाला ट्रांजैक्शन कि मुझे लगा कि भाई अब तो ख़त्म। मतलब मुझसे ना कुछ कैच हो रहा था, लेकिन डर के मारे घर पे भी नहीं बोल सकते हैं भाई, 75 हज़ार रुपये लग चुके हैं। और कोचिंग वालों का ड्रामा मैं बता देता हूँ। उस समय नया नया जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, और कोचिंग वालों ने क्या कहा कि अभी अभी आप अगर तुरंत अगर आप पूरा का पूरा पेमेंट कर दोगे तो आपको इतने इतने % का जो है वो कम लगेगा पैसा, नहीं तो बाद में आपको इतना बढ़ा के लिया जाएगा। और मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण हमारे साथ यही होता है भाई कि हम लोग अगर थोड़ा सा भी 1,000 भी किसी चीज़ में बढ़ जाए भाई, तो हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इंस्टॉलमेंट में ना दे के एक बार ही सारा पैसा देना पड़ गया। अब दे तो दिया, बट 11 से 12 का ट्रांजैक्शन आ रहा था और मुझे पता चल चुका था तब तक कि मुझे नहीं करनी है इंजीनियरिंग। बात ये नहीं थी कि मैं कर नहीं सकता था। अगर मैं अपनी कैपेबिलिटी बताऊं तो आई वॉज ऑलवेज अ स्टूडेंट जो कि भाई
अगर 10 दिन भी पढ़ लेना तो किसी भी एग्जाम को आराम से फोड़ देता था। मैं ऐसा ही था शुरू से, और आज तक एकेडमिक्स में मेरा कुछ भी खराब नहीं रहा है। मेरा बचपन से लेके आज तक एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं रही है ना। और उसीलिए तो मैंने ये सोचा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि 11th आ जाता है, और जो कोचिंग में देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होंगे जो कि आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हर चीज़ें आपको आसान लगने लगे, जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल इस पे पढ़ाता ही हूँ, और मैं चीज़ों को ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को वो चीज़ आसान लगे और वो कैच कर पाए। नहीं है कि नहीं, आप मेरे कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, लेकिन एट दी अदर एंड कोई एक ऐसा बंदा होता है ना जो कि उसको पढ़ाता है तो वो हाइप बनाता है कि ये बहुत हार्ड है, तुझे पढ़ना ही है पढ़ना ही है, और उसे और हार्ड करके पढ़ाता है। वही उस कोचिंग में हो रहा था। और फिर भाई अगर 75,000 रुपये दे दिए तो ना मैं अपने गार्जियंस को बोल सकता हूँ कि मैं कोचिंग छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, ना ही कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सच बताऊँ तो उस समय पूरी तरीके से स्विच हो चुका था और मुझे नहीं करनी थी इंजीनियरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियरिंग खराब है, अगर तुम करना चाहते हो तो ज़रूर करो, बेस्ट है भाई। बहुत लोग, क्या हर लोग, लगभग 70% सक्सेस रेट होता है इंजीनियरिंग का, बट मुझे नहीं करना था। मुझे जाना था भाई कॉमर्स साइड, मुझे जाना था, कॉमर्स बोले तो बिजनेस साइड जाना था, मुझे इसमें इंटरेस्ट है भाई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर मुझे समझ नहीं आया कि 11th के बाद 12th में अब करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं समझ आ रहा था, लगा था सब खत्म हो गया। और इतना गट्स नहीं था अंदर कि जाके अपने पिताजी को फेस करके उन्हें बोल सकूं कि मैं कोचिंग छोड़ना चाहता हूं। इतना गट्स ही नहीं था, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड एट दैट पॉइंट ना इतना भयंकर डिप्रेशन में गया कि मैं ही जानता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा फेज था। पहली चीज, वहां पर मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे पहले, जिनसे कि कभी जिंदगी में मैं मिलना नहीं चाहूंगा, ठीक है। और वो सारे दोस्तों से मेरी पूरी दोस्ती टूट गई एट दैट पॉइंट। कुछ रीजंस हुए थे, अपने दोस्ती टूट गई। उसके बाद उनसे जब दोस्ती टूटी, फिर और भी उसी समय इतना कुछ हो गया ना लाइफ में अचानक से कि एकदम लाइक शॉक हो गया मैं कि ये क्या हो रहा है। और ऐसा लग रहा था ना कि ऐसा ऊपर से ऐसा इशारा मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है कि भाई तेरी लाइफ इतनी थी बस। इधर ना कोचिंग का कुछ चल रहा है, ना पढ़ाई चल रही है, ना दोस्ती चल रही है, कुछ नहीं चल रहा था भाई, सब खत्म हो रहा था। एट दैट टाइम मुझे लगा कि भाई अब तो कुछ होगा ही नहीं। बस एक बंदा था जो उस समय भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, मेरा दोस्त, ठीक है। जानते होगे तुम लोग, कुछ कुछ लोग ही थे जो कि हमेशा से स्टैंड लिए हैं, बाकी किसी ने भी स्टैंड कभी नहीं लिया है भाई। नाम कहने को हर कोई स्टैंड लेने आ जाता है, लेकिन कोई नहीं लेता एक्चुअल में, ठीक है। उस समय ऐसा लगा कि भाई पापा को फेस कैसे करेंगे, पापा को बताएंगे कैसी सारी चीजें। और आई नो कि अगर तुम लोग अभी देख रहे हो, तुम लोगों में से काफी लोग इस फेज पे हो गए। अभी मुझे पता है इस फेज पे काफी नहीं, बहुत ज्यादा लोग हो गए जिन्होंने जोश जोश में तो ले लिया था, बट अब उन्हें लग रहा होगा कि फेस कैसे करे, कैसे बताए कि पापा आपके 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आज के रेट पे तो फीस भी बढ़ चुका है, वो कैसे बर्बाद हो रहे हैं। और खास करके अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप में गट्स ही नहीं बच जाएगा कि आप अपने पापा को फेस ऑफ कर सको, उन्हें बता सको कि हो क्या रहा है। किया भाई फेस ऑफ, बोला पापा को कि ऐसा ऐसा दिक्कत है पापा, तो मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, बोल दिया जाके। फाइनली कुछ ऑप्शन ही नहीं था, मेरी दीदी ने बोला कि बोल दो, मैंने बोल दिया। आई वॉज वेरी शॉक एट दैट मोमेंट। लगा कि भाई ऐसा क्या सपना देख रहा हूं क्या। पिताजी मेरे 1% उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला एट दैट टाइम, मतलब कुछ भी नहीं कि पैसा डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं बोला। पता है तुम्हें, मेरे पापा एक ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट रहे बचपन से, जिनसे मैं बचपन में इतना डरता था ना कि अगर मेरी मम्मी ऐसा बोल देती थी कि पापा आएंगे तो उन्हें बताऊंगी, तो मैं लिटरली रो के पागल हो जाता था बस इसी बात पे कि अगर वो पापा को बता देंगे तो पापा मुझे मारेंगे, ऐसा कुछ। ऐसा बच्चा, सोच लो उसका क्या एक्सपेक्टेशन रहा होगा उस टाइम पे। पापा से बस एक बार बोला मैंने भाई, बस एक बार, ओनली वन टाइम, कि पापा मुझे नहीं करना इंजीनियरिंग, मैं नहीं जाना चाहता कोचिंग। हमारे ऐसे हम करके बोलते हैं, तो हम बोले कि पापा हमसे कोचिंग नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। तो पापा ने लिटरली कुछ रिएक्ट नहीं किया। पापा ने बस इतना पूछा कि तो करना क्या चाहते हो आगे में। तो फिर मेरी दीदी स्टार्ट हो गई कि इसे ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट जो है ना बहुत स्विच होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं कभी ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता था, फिर मैं कभी कुछ और बनना चाहता था, फिर मैं कभी कैफ़े खोलना चाहता हूँ, कभी मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ। मेरा हमेशा चेंज होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ। तो ऐसा ही मैं तुम लोगों से बहुत हो गया ऐसे। तो वही बोला पापा से, पापा ने कुछ नहीं बोला लिटरली। उन्होंने बस इतना बोला ना कि अभी कोचिंग चल जाओ तुम 12th में, ठीक है, तुम जेई मत करना, इंजीनियरिंग मत करना, लेकिन 12th की जितनी भी तुम पढ़ाई है ना उसे पढ़ लो और उसको बस वहां से वो चीज निकाल लो। बट ऑनेस्टली बताऊं, 2 सप्ताह गया हूँगा मैं 12th में, उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ ही दिया उसके बाद, क्योंकि मुझे पता था भाई यहाँ कुछ नहीं होगा। ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम लोग में से कोई भी पटना से हो,
कोचिंग का शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, ME, उसमें कभी मत जाना, जिंदगी में कभी मत जाना। दुनिया का सबसे घटिया कोचिंग है वो, ठीक है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ME, समझ जाना। अगर पटना से हो कभी मत जाना। मैंने फिर ऐसे ऐसे हुआ मेरा, अब पैसा भी वेस्ट हो चुका है, सब कुछ वेस्ट हो चुका है, और मेरे पास इतना गट्स नहीं था 12th में पापा से बोलने के लिए कि पापा मुझे और कोई कोचिंग ज्वाइन करना है। तो मैंने 12th में डिसाइड किया कि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन करूंगा। स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते थे और मुझे करना भी नहीं था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि मुझे साइंस स्ट्रीम खराब लगता है। फॉर दोज हु डोंट नो, मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं एक ऐसा बच्चा था अपने क्लास में 11th-12th में जिसको कि फिजिक्स में कोई टक्कर नहीं दे पाता था। मैं मतलब कि उस कोचिंग में भी नहीं दे पाता था। मैं अभी नाम बोल देने वाला था। मैं एक ऐसा बच्चा था और फिजिक्स मेरे लिए बहुत अच्छी थी। 12th में बस एक केमिस्ट्री की वजह से मेरा पूरा जो परसेंटेज है वो गड़बड़ा गया, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे जस्ट पासिंग मार्क्स मिले। केमिस्ट्री कभी से दिमाग में नहीं घुसी है भाई, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मुझे कभी नहीं घुसा है केमिस्ट्री दिमाग में आज तक। पूरा जान लगा दिया, कोशिश, उसका बस एक ही रीजन है भाई, मैं रट्टूमल हुई नहीं, मुझसे रटाता है ही नहीं। और जो कहता है ना यहाँ पर कि केमिस्ट्री में रटना नहीं होता, वो बेवकूफ है। केमिस्ट्री में रटना होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में रटना पड़ता है, मुझे पता है भाई। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान बोल रहा तुम्हें केमिस्ट्री में रटना पड़ता है, कुछ नहीं है भाई उसमें पढ़ने का, कोई सेंस ही नहीं उस सब्जेक्ट का, मुझे तो समझ नहीं आता भाई। वो चीजें करना है, चार्ट लिख के बैठ के रिएक्शन कर देंगे भाई, क्यों याद क्यों रखना है, समझ नहीं आता। ये सारी चीजें होती है, मुझे बहुत बहुत बेकार लगता था वो सब्जेक्ट। बट फिजिक्स वॉज ऑलवेज माई लव, और उसके पीछे काफी लोग हैं फिजिक्स मेरे को अच्छा लगने के पीछे। मैं कुछ कुछ एजुकेटर्स का यहां पर नाम लेना चाहूंगा, बाबा गैंग, फिजिक्स वल्ला सर, अमन धतरवाल भैया। इन लोगों का मैंने लाइक उस समय जब मेरा 2019 वाला बोर्ड चल रहा था, उस समय इन लोगों का नोट्स और वीडियोस देख के ही मैंने फिजिक्स दिया है, क्योंकि मैं कोचिंग नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास इतना गट्स नहीं था कि अपने पिताजी से और 10,000 रुपए ले लूं कोचिंग के लिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई भैया। दिसंबर आया, उस समय पटना में डेंगू का लहर चला, और दिसंबर के टाइम पे ही मुझे डेंगू हो गया। उससे पहले अगर मैं बताऊं तो मेरे फिजिक्स के 20% सिलेबस कंप्लीटेड थे, केमिस्ट्री के बताऊं तो कुछ नहीं 0%, और मैथ्स के अप्रॉक्स 30 के आसपास कंप्लीटेड थे मेरे सिलेबस, क्योंकि मैं वेस्ट कर रहा था टाइम बस इन सभी चीजों में कि मुझे ये करना है, कि ये करना है, ये करना है, कि ये करना है, और उसी में मैं वेस्ट कर रहा था। मैं हर एक कंपटीशन के बारे में सोचता था, उसके लिए 1 महीना तैयारी करता था, फिर मेरा इंटरेस्ट स्विच होता था, फिर मैं दूसरे कंपटीशन की तैयारी करने लग जाता था, और एट दैट टाइम फिर मुझे डेंगू हो जाता है। अब डेंगू हो जाने के बाद लगभग 1.5 महीना मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि भाई पहले तो 20-25 दिन डेंगू एग्जिस्ट करता है, और मेरा पूरा एकदम ऐसा डॉक्टर जाना आना जाना आना जाना आना, और लिटरली 65 kg वेट से सीधा 43 तक आ जाना, बहुत ही बड़ा एक वो था, ट्रेजेड था। मेरी बॉडी एकदम सूख गई थी एट दैट टाइम, और मुझे लगा कि भाई पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि 70,000 शायद प्लेटलेट्स हो गया था मेरे, जितने भी किसी और को हुआ था जैसे को मैं जानता था 70,000, उन लोगों को भाई उस समय पानी चढ़ रहा था, बट मुझे पानी नहीं चढ़ा, थैंक्स टू द डॉक्टर, उन्होंने कभी मुझे पानी नहीं चढ़ने दिया। बट हाँ, थोड़ा वीक हो गया था, एंड यू ऑल नो भाई, हम लोग सब जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है भाई। इधर मेरा लाइक बॉडी सूख रहा, और मैं कैसे किसी चीज पे कंसंट्रेट कर लूं, फिर भी थोड़ा मोड़ा कोशिश करता था, नहीं हुआ। फरवरी आ चुका है, 12th का बोर्ड्स देने वाला हूं। बोर्ड्स में 3 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, पहली एग्जाम थी इंग्लिश की, और फरवरी आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ गिन के मैं बताता हूं, सरस्वती पूजा का उस दिन था, और गिन के 20 से 25 दिन बचे हैं मेरे एग्जाम को। मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है? 0। समझ नहीं आया कैसे करें, और उस समय तक तो साइंस से इंटरेस्ट हट चुका था। फिर भी कुछ कुछ करके दिमाग लगाया, कुछ भाई मैंने सच में सर पटका, और 25 दिन मैं बताता हूं, मैं सुबह के 3 बजे से उठता था और रात के 11 बजे तक कंटिन्यूअस पढ़ता था, कंटिन्यूअस। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मैं सच बोल रहा हूं। मैं लिटरली सुबह के 3 से लेकर रात के 11 तक कंटिन्यूअस पढ़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में उठ गया, घूमने चल गया, कुछ नहीं, बस ऐसे बैठा हुआ हूं, सामने स्टडी टेबल पे मेरा वो लैपटॉप और मेरा मोबाइल खुला हुआ है, जिसपे की वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब की, नीचे मैं अपना कॉपी खोल के बैठा हुआ हूं, और डेरिवेशंस वगैरह ऐसे करके पूरा एकदम किया। तुम्हें पता है उस समय इतना भी गट्स नहीं था ना कि पापा से पैसे मांग सकूं प्रिंट आउट निकलवाने के। लिटरली अमन दतरवाल भैया के जो नोट्स थे उसकी मैं प्रिंट आउट भी नहीं निकलवा सकता था एट दैट टाइम। और मैंने पता है उस पूरे नोट्स को, पूरी डेरिवेशंस को लिटरली हाथ से लिखा था। मेरे पास एक कॉपी होगा, मैंने अपने एक दोस्त को दिया है, वो मेरे से जूनियर था। उस कॉपी में मैंने पूरी की पूरी डेरिवेशन अपने हाथों से लिख दी भाई, जो कि लंबा चौड़ा डेरिवेशन था। आई गेस कि नहीं भी होगा तो 150 पेज ऐसे, यानी कि 300 दोनों साइड से बताया। तो वो मैंने लिख दिया एक दिन बैठ के पूरा, कि मुझे आगे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने पूरे PDF को उतार दिया था उधर। फिर उसके बाद पूरा देख रहा हूँ वीडियोस वगैरह देखे, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम गया मेरा।
पहले तो इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, मुझे लग रहा था 95 प्लस आ जाएंगे, पर पता नहीं कैसे उन्होंने क्या दिमाग लगा दिया, पता नहीं कैसे नंबर कट गए। और एक क्वेश्चन भी हमारे टाइम गलत आ गया था, ठीक है, जो नॉवेल हमें नहीं पढ़ना था, हमें चॉइस दिया जाता था, उसी का दोनों क्वेश्चन आ गया था। तो वो सब का भी मुझे नहीं लगता मार्क्स वार्क्स मिला था, वो सब करके फिर भी इंग्लिश में अच्छे नंबर आए, 80 प्लस आया। फिजिक्स में कहूँ तो अपने स्कूल से सबसे ज़्यादा नंबर में भी नॉन अटेंडिंग वाले बच्चों में, क्योंकि किसी का भी नहीं, क्योंकि फिजिक्स में उस समय मैक्सिमम बच्चों का क्रॉस लगा था उस साल। और 2019 में अगर किसी को नहीं याद हो तो पिटीशन वगैरह फाइल हो रहा था, क्योंकि सबको क्वेश्चन जेई लेवल के लग रहे थे, बट मुझे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मैंने कंसेप्चुअली पूरा पढ़ा था। मेरे फिजिक्स में 85 समथिंग मार्क्स हैं। अगर बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में तुम्हारा भाई जस्ट पास है 23 नंबर, और 29 नंबर प्रैक्टिकल के, वही कुछ 52 के आसपास। हाँ जी, यही था। और मैथ्स में भी ठीक ठाक मार्क्स, मतलब एवरेज मार्क्स जो कि सबके आते हैं। फिर और फाइन आर्ट्स में भी 90 प्लस मार्क्स था। तो मिला जुला के ऐसा 70% 71% के आसपास बन गया परसेंटेज। लेकिन 12th की परसेंटेज से मैं बस इतना कहना चाहूँगा अपने लाइफ में कि आज से अगर 10 साल बाद मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बस इतना याद रहेगा कि 12th में मैंने मेहनत की थी, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं एक बात ऑनेस्टली कहता हूं, मैं डेंगू को कभी भी उसका रीजन नहीं मानता कि मेरे कम मार्क्स आए हैं। उसका रीजन मैं था। अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा होता 12th में, तो मेरे साथ ये नहीं होता। देखो, मैं यूट्यूब पे एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता कि व्हाट टू डू, कि मुझसे सीखो और वो चीज करो, मैं वो नहीं बनना चाहता। मैं ऐसा बनना चाहता कि व्हाट नॉट टू डू, यानी कि मुझसे सीखो और वो चीज नहीं करो जो चीज मैंने करी थी। ठीक है, यूट्यूब पे भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक एजुकेशन चैनल चलाते हो तो आपको एक टॉपर होना जरूरी है, यहाँ का एक मिथ है और ये सारी चीजें। बट लेट मी टेल यू ऑल, एक टॉपर आपको जितनी चीजें सिखाएगा ना, उससे ज्यादा आपको एक फेलियर सिखाएगा, क्योंकि फेलियर ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और टॉपर ने हमेशा अप्स देखे हैं। मैं ये चीज ये नहीं कह रहा कि टॉपर गलत है, टॉपर खराब है, टॉपर अपनी मेहनत से वहां है। बट हाँ, हर चीजों का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखा करो। लास्ट में इस स्पीच को बस ऐसे कंक्लूड करना चाहता हूं, ये मेरी स्टोरी थी, बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूं। डजंट मैटर तुम कहां से आते हो, कहां से नहीं आते हो, अगर तुम्हें सच में लाइफ में ग्रो करना है ना, सबसे पहला कि अपना ओपिनियन और अपना चॉइस खुद बनाया करो। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसकी फेलियर और उसकी पॉजिटिव साइड दोनों को देखो। अगर पॉजिटिव साइड देख के तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। उसका फेलियर भी तुम्हारे लिए ही बना है, और वो फेलियर भी तुम्हें नीचे खींचेगा। बस तुम्हें वो एक मेंटेन करके रखना है, बैलेंस। और चीजें हैं, अगर तुम्हें लगता है ना ऐसा कि तुम्हारे माता पिता पुअर है, वो तुम्हारी शौक पूरे नहीं करते हैं, मैं बताता हूं भाई, 11th 12th में ना फोन के लिए तरसता था, ऐसा था मेरा। ठीक है, 10th तक तो फोन था भी नहीं मेरे पास, दोस्तों से मांग मांग के 300-400 रुपए जुगाड़ करके मैं बटन वाले फोन चलाता था, नोकिया 2600, अभी भी मॉडल नंबर भी याद है। और उसके बाद 11th 12th में एक छोटा सा फोन था, जिससे कि मैं हल्का फुल्का देख लेता था वीडियोस। आज के डेट पे आई हैव एन iPhone 11, ठीक है, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई हैव माई पर्सनल लैपटॉप, जिसको मैंने खुद से खरीदा है, ये आईफोन भी मैंने खुद से खरीदा है। एंड आई हैव माई ड्रीम बाइक, जो कि रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक, वो भी मैंने खुद से खरीदी है। बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी ही जो है आज के डेट पे भी साइकिल को यूज करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट, और वो साइकिल बस इसलिए यूज करते हैं, यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, वो इसलिए यूज करते हैं कि ही डोंट लाइक टू राइड मोटरसाइकिल और वगैरह, और उनका जो बॉडी है वो उससे लाइक एक्टिव रहता है, ऑनेस्टली बताऊं तो। ठीक है, मेरे बचपन में मेरा बहुत मजाक हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे स्कूल वाले दोस्त जो उनके पापा कार बाइक से आते थे उन्हें लेने, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम अ वेरी नोन स्कूल ऑफ पटना। मेरे दोस्त के पापा लोग कार बाइक से आते थे, बट मेरे पापा आते थे मुझे साइकिल से लेने। आज के डेट पे भी वो मोमेंट, एक सेकंड, वो मोमेंट मुझे इतना ज्यादा लाइक मोटिवेट करता है ना, कि मुझे इतना पता है कि भाई वो चीजें जो मेरे साथ उस समय हो रही थी ना, उस समय मैं बहुत ज्यादा गंदा था। मुझे पता है उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरे पापा के पास बाइक क्यों नहीं है। बट आज के समय मैं इतना कह सकता हूं कि द थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, ही इज लाइक अ गॉड फॉर मी। और उस समय अगर वो सारी चीजें हो गई होती ना, तो कभी वो सारी चीजें नहीं देखता कि वहां से निकल के फिर यहां पर कैसे आना है। मैं ऐसा आंसू निकाल के ऐसा सिंपैथी लेना नहीं चाहता हूं, बट बस इतना कहना चाहता हूं ना कि अगर वो चीजें नहीं देखी होती ना उस टाइम पे, तो आज के डेट पे यहां पर खड़ा होकर बोल नहीं रहा होता, इतने बड़े लोग मुझे सुन नहीं रहे होते, यहां पर ये एक महंगा सा फोन नहीं होता। भाई हमारे यहाँ 65,000 रुपए बहुत बड़ी चीज है आज के डेट पे भी, पर 65,000 का फोन लेना इज अ वेरी वेरी बिग डील।
फिर भी किसी ने भी मुझे घर में नहीं रोका लेने से, बिकॉज मैंने खुद से लिया। और दूसरा कि एवरीवन नोज कि मैं इसे यूट्यूब में लगाऊंगा। मेरे घर में सबको पता है कि मैं कोई भी चीज़ें खरीदता हूँ तो मैं अपने लाइक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करता, मैं उसका यूज़ करता हूँ। रॉयल एनफील्ड का मैं बोलूँगा मैंने अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिया है। मेरे बचपन का ड्रीम बाइक है भाई, 4th क्लास से उसका ड्रीम था मेरा कि रॉयल एनफील्ड लेना ही लेना है। खुद के पैसे से लिया तो कुछ अलग ही सा फील हुआ। बस इतना कहना चाहूँगा कि तुम्हारे माँ बाप जो है ना, चाहे कैसे भी रहे, स्ट्रिक्ट, खराब, तुम्हें डांटे, कुछ भी करे, बट लिटरली दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। हर एक चीज़ कर रहे हैं वो। प्लीज़ उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर लो और प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लो तुम, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बोले हैं कि तुम्हें करना और तुम नहीं करना चाहते, उन्हें कन्फेस करो। उन्हें बताओ तुम करना क्या चाहते हो, उन्हें बताओ कि जो तुम करना चाहते हो उसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि भाई उन लोगों ने उतना ज़्यादा नहीं देखा है करियर, उन्हें नहीं पता कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, उन्हें नहीं पता हो ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें उन्हें कोई और नहीं, तुम ही बताओगे। उन्हें कोई और बताएगा क्या? नहीं ना। तुम एक बार बता के देखो। मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हारे पापा उस समय तुम्हें डांट देंगे, लेकिन उसी दिन शाम में या फिर रात में वो किसी ना किसी ऐसे इंसान से जरूर कंसल्ट करने जाएंगे जो कि उस फील्ड में है। उन्हें लगेगा ना अच्छा है, तुम्हें आके जरूर बोलेंगे कि हाँ तुम भी वही करो। जस्ट फेस देम। अगर अभी लग रहा है कि हाँ अभी कुछ ऐसा लग रहा है 11 से 12th वाले फेज में, वो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, फेस करो, बता दो। आज बता दोगे, उनकी भी लाइफ बनेगी और तुम्हारी भी लाइफ बनेगी और ज्यादा पैसे भी नहीं डूबेंगे भाई। सही टाइम है। अगर बैक करना चाहते हो बैक कर लो, और अगर लगता है कि नहीं अब लड़ सकता हूं, ये चीज मैं करूंगा, मुझे करना है, तुम्हें इंजीनियरिंग करना है लेकिन तुमसे जेई की प्रिपरेशन नहीं हो रही, क्वेश्चन नहीं बन रही, लेकिन तुम्हें करना है ना, तो तुम करो, तुम मेहनत करो उसके लिए और तुम कर लोगे, मुझे पता है। आई नो वेरी वेल, तुम कर लोगे, तुम में है यार पावर। अपनी स्पीच को बस इतना ही करके कंक्लूड करना चाहूंगा। देखो इस वीडियो पे कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एड्स नहीं लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एड्स लगाऊंगा भाई। मेरे से सो कॉल्ड सिंपैथी नहीं होती है, सॉरी। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहता हूँ यूट्यूब पे, और मुझे लगता है कि शायद ही कोई रहता होगा। लोग कह देते हैं कि मैं एड्स नहीं लगाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों के लिए हूँ। एट दी एंड बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे कोई ऐसा बंदा नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन, आज के डेट पे बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन यूट्यूब जो कि ये कहता है कि मैं प्रॉफिट के लिए नहीं करता यूट्यूब को। एवरी वन डू इट्स फॉर प्रॉफिट, एवरी वन। तुम लोग बहुत ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बोलोगे जो कि एड्स नहीं लगाते अपने वीडियो पे, ब्रो वो उन्हें फेम देता है, और जब उनकी शोज में जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि उस शो के पैसे कितने होते हैं, ठीक है। तुम लोग बहुत एक अलग दुनिया में रह रहे हो, तुम्हें नहीं पता है। एंड इफ यू थिंक ना कि कोई बंदा यहाँ यूट्यूब पे प्रॉफिट के लिए नहीं है, और बड़ी बड़ी छोड़ने में हर कोई है भाई यूट्यूब पे, मुझसे पूछ लो, हर एक इंसान बड़ी बड़ी छोड़ता है। तुम बस एक चीज जान लो कि अगर वो तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हें उससे निचोड़ना है पूरा का पूरा, वो तुम्हें जो दे रहे हैं उससे पूरा का पूरा निचोड़ो। उन्हें प्रॉफिट होता है, उन्हें भी पता है, मुझे भी प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं यूट्यूब कर रहा हूं। अगर नहीं हो रहा होता तो शायद कब का छोड़ दिया होता, ठीक है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहता हूं, और एट दी एंड मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आई होप तुम इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे हो, आई होप तुम मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखे हो, चाहे बुरा चाहे अच्छा, जो भी सीखे हो बस उसको थोड़ा सा अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना। एंड आई नो कि तुम इस लाइफ को बहुत स्मूथली चला लोगे, बस थोड़ी सी मेहनत करना है। क्योंकि तुम, हो सकता है कि तुम गरीब पैदा लिए हो, लेकिन तुम्हारा मेन मिशन यही होना चाहिए कि साला अमीर होके मरे। कौन कहता है भाई कि पैसे की कोई कीमत नहीं होती? कौन कहता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग? मनी इज एवरीथिंग, ठीक है। और जो इंसान ये कहता है ना मनी इज नॉट एवरीथिंग, उसके हाथ में 10,000 रुपया दे के देखो, उसे समझ आ जाएगा कि मनी इज एवरीथिंग। बड़ी बड़ी फेंकते वही है जिनके पास खुद नहीं होता, ठीक है। तो बस इतना दिमाग में रख लो कि मनी इज एवरीथिंग, और लाइफ में अगर कुछ करना है तो मनी के लिए ही करना है। कौन कहता है कि पैसे से खुशियां नहीं आती? भाई पैसे से खुशियां आती है। खुशियां तब आती है जब आप हर चीज को ले पाओ जो कि आप चाहते हो, हर चीज इंजॉय कर पाओ जो कि आप कर सकते हो, और वो मनी से ही होता है, ठीक है। मनी इज एवरीथिंग। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड पीस।